हेलो एंड वेलकम टू सच्ची बात। आज हमारे प्रोग्राम की पहली किस्त है और इस प्रोग्राम का मकसद आपको आपके अधिकारों के बारे में बताना है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें किन चीज़ों का अधिकार देता है इसके बारे में बताना है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इलेक्शन हमारे सर पर है और हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हमें किस तरह से इलेक्शन में अपने नुमाइंदे को चुनने की इजाज़त देता है, इसके बारे में आपको बताना है। आज इस प्रोग्राम में ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार गौड़, डॉक्टर शकील समदानी और डॉक्टर शमीम अहमद साहब। डॉक्टर साहब, हम आपका स्वागत करते हैं अपने प्रोग्राम में। और सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भारत में डेमोक्रेसी है, तो ये डेमोक्रेसी क्या है और ये डेमोक्रेसी कैसी है हमारे देश के अंदर? देखिए, डेमोक्रेसी के कुछ अपने उसूल होते हैं। उन उसूलों में सिद्धांततः तो हम वही डेमोक्रेसी है, क्योंकि डेमोक्रेसी का जो ओरिजिन है वो इंग्लैंड से है। लेकिन वहाँ जो डेमोक्रेसी है वो डेवलप हुई है उन परिस्थितियों से, और हमारी जो डेमोक्रेसी है वो हमने अडॉप्ट की है। तो अडॉप्ट करने में कुछ ऐसी कमियां, कुछ ऐसी गलतियां हो रही हैं जो डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। जैसे कि राइट टू स्पीच, बोलने का अधिकार। लेकिन हम हो क्या रहा है कि हम जो नहीं बोलना चाहिए, जो नहीं कहना चाहिए, वो भी हम बोल रहे हैं, कह रहे हैं, जो कि डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा राइट टू स्पीच, क्या राइट टू स्पीच का मतलब ये भी हो सकता है कि हम कुछ भी ऐसा बोल दें जो देश के हित में ना हो? देखिए, ऐसा है कि जो सरकार जिसको हम चुनते हैं उसकी जो जवाबदेही होती है वो जनता के प्रति होती है। लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों से जो सरकारें आई हैं, वह जब भी हम कुछ ऐसा बोलते हैं या हम कुछ ऐसा पूछना चाहते हैं कि जिसमें ये लगता है कि कुछ पारदर्शिता बनी रहे, तो ये जो सरकार हैं अब वो उसको अपना विरोध मान लेती है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए एक सशक्त विरोध का होना भी आवश्यक है, जो अपनी बात को सरकार से मुखर होकर सामने रख सके और सरकार के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगा सके। एक सवाल डॉक्टर शकील समदानी साहब से मैं ये पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, जो मौजूदा इलेक्शंस हमारे यहाँ होने जा रहे हैं, तो उसमें हमारे शहर के, हमारे देश के लोगों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और अपने नुमाइंदों को किस तरह से चुनना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि आपका सवाल ये है कि आज के जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें वोटिंग करने के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, लोगों को क्या, किस वजह से वोट देना चाहिए। तो उसूली तौर पर तो ये बात है कि भाई जो बेस्ट पार्टी हो, बेस्ट कैंडिडेट हो, जो आवाम की चीज़ों को, मामलात को जानता हो, उनके मसाइल को जानता हो, उनको हल करना चाहता हो, उसी को चुनना चाहिए। और कानून भी यही चाहता है कि भाई अच्छे से अच्छे लोग चुन के आए, रियल डेमोक्रेसी हो, फ्री हों लोग। लेकिन पिछले 70 साल में धीरे धीरे डिटोरिएशन होते होते सिचुएशन तो अब यह है कि लोग पॉलिसी के ऊपर कम ध्यान देते हैं, वक्ती मुद्दों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और बहुत सी जगहों पर तो ऐसे कैंडिडेट खड़े हैं जिनको कोई जानता भी नहीं है, क्योंकि पार्टी ने उनको भेज दिया है और उस बिना पे वोट मांग रही है। तो मैं समझता हूँ कि होना तो ये चाहिए, लेकिन ये होता नहीं। और जाहिर है कि उसी की वजह से जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है आज उसको थ्रेट है कि जो सोशल वर्कर्स हैं, जो रियल ऐसे लोग हैं जो समाज की खिदमत करना चाहते हैं, मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, जो बेस्ट प्रतिनिधि हो सकते हैं, आज वो नहीं आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10% लोग आ रहे हैं, और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा 10% में भी जो तादाद है वो साउथ इंडिया की है, नॉर्थ इंडिया की नहीं है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स तो और गड़बड़ा गई है।
तो मैं समझता हूँ कि देना तो इसी बेस पे चाहिए कि पार्टी की पॉलिसीज़ क्या हैं और उसमें कैंडिडेट क्या है। अगर ये दोनों खूबियाँ उसमें मौजूद हैं, कैंडिडेट अच्छा है, पार्टी की पॉलिसीज़ अच्छी हैं और उस इलाके के लोगों के लिए वो डेवलपमेंट करेगा, वहाँ पर पीस रखेगा, वहाँ फसाद नहीं होने देगा, वहाँ हंगामा नहीं होने देगा, वहाँ तालीम को फ़रोग़ देगा, तो मैं समझता हूँ यही पैटर्न होना चाहिए लोगों का वोट डालने का। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमसे कहता है कि इलेक्शन में हम अपने नुमाइंदे को चुनेंगे और हमारा नुमाइंदा पार्लियामेंट में जाकर के ये डिसाइड करेगा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन आज हम उसका उल्टा देखते हैं। होता यह है कि पहले से बता दिया जाता है कि इस देश का प्राइम मिनिस्टर फलाना होगा, अब की बात फलाने की सरकार होगी, और पार्टियां अपने प्रेसिडेंट को या अपने किसी भी नुमाइंदों को पहले से बता देती हैं कि इस बार अगर हमने उस पार्टी को चुना तो हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। तो एक तरीके से ये हमारे पर पहले से इम्पोज करना हो जाता है कि हमारे पर प्रधानमंत्री पहले से इम्पोज कर कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा। ये किस हद तक सही है? देखिए, प्रधानमंत्री के पद को या प्रधानमंत्री को पहले से प्रोजेक्ट कर देना या मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट कर देना, ये प्रजातंत्र के प्रतिकूल है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री है उसको चुनने का अधिकार लोकसभा को है। लोकसभा के द्वारा जो जनता के द्वारा चुने हुए जो सांसद हैं वो अपने में से किसी एक को प्रधानमंत्री चुनते हैं और वह उनका जो लीडर होता है वही प्रधानमंत्री होता है। लेकिन हो ये रहा है कि हम पहले से, और जो आज हो रहा है कि पहले से हर पार्टी, जैसे कि बीजेपी ने उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री के ये कहना चाहिए, ये प्रतिनिधि होंगे, ये प्रधानमंत्री के हमारे नेता हैं, प्रधानमंत्री होंगे, और वो चाहते हैं कि और पार्टी भी डिक्लेयर करें, जो कि प्रजातंत्र के लिए या क्योंकि हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है और पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए बिल्कुल सही नहीं है ये। जब तक चुनाव ना हो जाए, चुनाव के बाद जो जीते हुए जो भी बहुमत में आए वो अपना जो सांसद हैं वो नेता चुने और उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने। सिस्टम के 4 स्तंभ हैं, 4 पिलर्स हैं। व्यवस्थापिका, जहाँ पर न्याय बनता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और चौथा स्तंभ है मीडिया। तो क्या डॉक्टर साहब आप ये हमको बता सकते हैं कि 4 स्तंभ किस तरह से काम करते हैं और मीडिया का उसके अंदर क्या रोल है? देखिए, 4 स्तंभ में व्यवस्थापिका, देखो ये हमारे प्रजातंत्र के मूल स्तंभ हैं। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका जो उसको लागू करे, न्यायपालिका अगर इनमें से कोई भी गलत हो रहा है तो उस पर प्रतिबंध लगाए, रोक लगाए, और जो प्रेस है हमारा, जो मीडिया है हमारा, उसका काम है कि सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाए और उसमें कहीं कोई विरोध है या जो जनता के प्रति सही नहीं है वो नीतियाँ, उनको मुखर होकर विरोध करे और सरकार को मजबूर करे कि वह उनमें कुछ तब्दीली करे, चेंज करे उसे, और जनता के हित को सर्वोच्च रखे। लेकिन होता यह है कि जो प्रेस है हमारी, वह किसी न किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़कर उसकी जो कहना चाहिए घोषणाएं हैं, उनकी जो नीतियां हैं, उसके स्पोक्समैन से बन जाते हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, और यही सवाल मैं जो हमारे दूसरे मेहमान हैं शमीम साहब, उनसे भी पूछूंगा कि इलेक्शन में जो हम अक्सर देखते हैं कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट मांगा जाता है, वो किस हद तक सही है? क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए साहब, मैं तो इस पर यकीन करता हूँ। 1-2 लोगों ने मुझे मैसेज दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिमों को जिताएं, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। मैं इसमें यकीन ही नहीं करता कि मुस्लिम्स को जिताएं या हिंदूज़ को जिताएं। एक अच्छे इंसान को, अच्छे लीडर्स को जिताएं, उसी में मुल्क की बेहतरी है। हाँ, वो अच्छा कौन होगा, उसमें एक ज़रूर मार्क है कि वो कमनल ना हो। मुसलमान अगर अच्छा है तो जिताइए, वरना मुसलमानों में भी उतनी ही बुराइयां हैं जो आप दूसरे लोगों में बुराइयां ढूंढते हैं। तो मेरे ख्याल से इलेक्शन में हिंदू और मुसलमान का वर्ड आना ही गलत है। हमें ये कहना चाहिए एक अच्छे इंसान को आप इलेक्शन जिताएं, ना कि हिंदू को जिताएं या मुसलमान को जिताएं। इलेक्शन अलग चीज़ है, इसमें हिंदू मुसलमान या रिलीजन को लाना ही सबसे बड़ा गुनाह है। इसमें इंसानियत को लाइए और वो चीज़ें लाइए, उस आदमी को चुनिए जो यहाँ की जनता के लिए
काम कर सके, सबको जोड़ सके, सबकी गरीब परवर हो, गरीबों की मदद कर सके, उनके लिए ऐसे काम करें कि उनको रोज़गार मिले, उनकी तालीम अच्छी हो, ये सब करें। उसमें एक हिंदू भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, इसमें कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं हो सकता। यू मीन टू से कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये जो हैं ये तो सेकेंडरी चीज़ें हैं, पहले हमें बात करनी चाहिए मुल्क की तरक्की की। मुल्क की तरक्की की और इंसानियत की, जो लोग हम सब समाज को एक जैसा मान करके चलें कि सब भाई हैं, सब एक कौम है। वो कौम कौन सी होती है? हिंदुस्तानी। हम सब हिंदुस्तानी हैं। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई ये एक पर्सनल मामला है। ये घर में आप नमाज़ पढ़ें या वो पूजा करें, इसका इस पार्टी से कोई मतलब नहीं है। देखिए, अगर हम अपने रिप्रेजेंटेशन एक्ट को देखें तो उसमें इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है कि कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी नेता धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर वोट ना मांगे। लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से कहीं ना कहीं जो भी राजनीतिक दल अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है या कोई व्यक्ति विशेष अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है, तो वह उन पहलुओं को सामने लाने की कोशिश करता है जो कि आम आदमी की, आम व्यक्ति की कमजोरी होती है। और इसीलिए ये जो धर्म की राजनीति है, जाति की राजनीति है, उसको उन लोगों के द्वारा ही बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि ये भावनात्मक विषय है और चुनाव में भावनाओं को ही उभारने की पूरी कोशिश की जाती है कि किसी न किसी प्रकार से चुनाव जीता जाए और उसमें जो भी गलत तरीके हैं उन सब का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि किसी न किसी प्रकार से सरकार हमारी बन जाए, उसमें हमें सही और गलत का भी किसी तरह का कोई भेद हमें नहीं रहता है और हम केवल सरकार में आ जाएं, सरकार हमारी बन जाए, यही हमारा उद्देश्य रह जाता है, जो कि प्रजातंत्र के लिए बिल्कुल सही नहीं है। सिर्फ सही नहीं है ये प्रजातंत्र के लिए खतरा भी हो सकता है। प्रजातंत्र के लिए एक तरह से खतरा ही है ये, क्योंकि प्रजातंत्र में जो राजनीतिक दल सत्ता में होता है वह 5 साल उसने जो भी अपनी नीतियां बनाई, लागू की, उनके आधार पर वोट मांगे, और जो विरोध में है राजनीतिक दल वह जनता के सामने अपनी नीतियों को रखे कि अगर मैं सत्ता में, हमारी पार्टी आती है तो हमारा ये मैनिफेस्टो होगा, ये हम काम करेंगे, ये हमारी नीतियां होंगी, ये हमारी पॉलिसीज़ होंगी, और उसके आधार पर वह सत्ता में आने की कोशिश करे और जाति और धर्म की राजनीति से दूर रहे। ये राष्ट्र के हित में ही है। ये राजनेता हमको हिंदू और मुसलमान के नाम से लड़ाएंगे। यकीन मानिए कि ये इनकी सत्ता की भूख है जो हमको आपस में लड़ाती है। हम हिंदुस्तानी हैं, हमको एक होकर के रहना है। आखिर में मैं आप तीनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे देश की जनता को हमारे सही इलेक्शन प्रोसीजर और हमारे संविधान के बारे में बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। आपको किसी भी टॉपिक पर अगर हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना करके भेजेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।